अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, पाकिस्तान में कोरोना अपने खात्मे की जानिब गामजन है, लेकिन कोरोना फिर से फैलने के खदशात अभी भी बाकी हैं। कोरोना से होने वाली अमवात में 80% कमी वाक़ई हुई है, जबकि 80% से ही ज़ायद अफराद इस वायरस को शिकस्त देकर सेहतयाब भी हो चुके हैं। मुल्क में इस वक्त फॉल केसेस की तादाद 27,000 है, जो कि बतदरीज कम हो रही है, ज़ाहिर है, लेकिन अभी भी कोरोना के फैलने के खदशात तो मौजूद हैं। और इस हवाले से ईद उल अज़हा के दिन जो है ना, वो फैसला कुन साबित होंगे। अगर ईद के दौरान SOPs पर आप लोगों ने, हम लोगों ने, सब ने अमल दरामद कर लिया तो यकीनन कोरोना सिचुएशन अंडर कंट्रोल ही रहेगी, वरना दूसरी सूरत में कोरोना सूरत हाल फिर से तशवीशनाक हो सकती है। इसी हवाले से पंजाब हुकूमत ने अहम फैसला करते हुए आज रात से आइंदा 10 रोज़ के लिए सूबे भर में मार्केट्स को बंद करने का फैसला किया है। पंजाब में मार्केट्स 5 अगस्त तक बंद रहेंगी, जबकि ईद पर भी SOPs पर अमल दरामद को यकीनी बनाने के लिए इकदाम किए जाएंगे। सवाल ये है कि कोरोना को कंट्रोल करने के लिए हुकूमत की पॉलिसी आखिर ये कितनी कारगर रही, और ये जो फैसला है मार्केट्स को बंद करने का, ताजिर बिरादरी इस पर बहुत ज़्यादा गम गुस्से का तो इजहार कर रही है, लेकिन देखना यह है कि उनके क्या मामला अब तय होते हैं। हुकूमत पर जो भी तनकीद हो रही थी और जो तासुर दिया जा रहा था कि कोरोना की पॉलिसी पर हुकूमत कंफ्यूज है, क्या ये तासुर गलत था या दुरुस्त था, जबकि हुकूमत की दीगर पॉलिसीज की अगर बात करें, अब सवालात उठाए जा रहे हैं कि आम इंतखाबात को, इलेक्शंस को 2 साल मुकम्मल हो गए हैं, हुकूमत अपने वादों को पूरा करने में कितना कामयाब रही है। 2 साल पहले 25 जुलाई 2018 में होने वाले इंतखाबात में तहरीक इंसाफ वफाक और 2 सूबों में हुकूमत बनाने में कामयाब रही थी। वफाक और पंजाब में तहरीक इंसाफ ने इत्तेहादी हुकूमत कायम की, जबकि KP में मुसलसल दूसरी मरतबा इंतखाबात जीतकर एक नई तारीख को भी रकम किया। क्या तहरीक इंसाफ की हुकूमत 2 सालों में मुल्क को तरक्की के ट्रैक पर ला पाई है? क्या आवाम को रिलीफ मिल सका है? क्या हुकूमत गवर्नेंस को बेहतर कर सकी है? क्या कप्तान की बनाई जाने वाली टीम डिलीवर कर सकी है? इस हवाले से हम लोगों ने एक सर्वे किया कि अवाम इन 2 सालों के बाद इस हुकूमत के बारे में क्या सोच रही है। ज़रा आप भी देखिए अवाम की क्या राय है। 2 साल कारकर्दगी तो अभी तो ये सोच रहे हैं कि करना क्या है। स्कैंडल वाले लोग थे वो अमीर हो गए, ये तब्दीली आई है और तो कुछ नहीं। जो 2 साल का इनका पीरियड है उसमें कोई इतनी बेहतरी तो नहीं है जितनी तवक्को थी हमें। अभी तक तो इनकी कारकर्दगी इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन उम्मीद है कि आगे जाके इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगी। हम तो खुश नहीं, इसलिए कि रोज़ाना कोई ना कोई चीज़ महंगा होता है, कभी आटा, कभी बिजली। पिछली हुकूमत से हुकूमत बेहतर है, आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाएगा। 2 साल अरसा हुआ है, पिछली कमजोरियों को दूर होते हुए भी टाइम लगेगा। मुझे बहुत बड़ी उम्मीद थी तब्दीली की, लेकिन तब्दीली अब नहीं आने वाली, क्योंकि इमरान खान साहब जो है ना, वो खुद बातें तो बड़ी करते हैं, लेकिन उसकी जो पूरी काबीना है वो पूरी की पूरी नाकारा है। महंगाई बढ़ गई है, बेरोजगारी बढ़ गई है, लोग परेशान हो रहे हैं। ये तो था अवाम का रद्द अमल। सवाल यह है कि हुकूमत ने 2 साल तो गुजार लिए, अब आइंदा आने वाले जो 3 साल हैं ये हुकूमत के लिए कितने चैलेंजिंग है? क्या करना चाहिए हुकूमत को इन 3 सालों में जो इन 2 सालों में नहीं कर पाई? बात करूंगी, मुझे ज्वाइन किया है सीनियर सहाफ़ी, सीनियर तज्ज़ियाकार मुजीबुर रहमान शामी साहब ने। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया शामी साहब, आपने वक्त दिया। इलेक्शन हुए 2 साल हो गए हैं, आपके ख्याल में इन 2 सालों में इमरान खान साहब की हुकूमत कितना कामयाब हुई अपने वादों पर अमल करने में, अपने मंशूर पर अमल करने में? स्पेशली क्या आप समझते हैं कि इन 2 सालों में हुकूमत एटलीस्ट ट्रैक पर चढ़ने में कामयाब हो गई है? शाजिया, बहुत शुक्रिया आपका, आपने मुझे याद फरमाया। देखें, 2 साल हो गए हैं हुकूमत को, लेकिन एक बात वादे होनी चाहिए कि ये 5 साल के लिए मुंतखब हुई है। तो अगर हम इस 2 साल का जायजा लें और उस पर तनकीद करें तो उसका ये मतलब नहीं है कि हम इसके हक के हुकूमत का इनकार कर रहे हैं। सही, इसको अपनी मुद्दत पूरी करने का हक हासिल है। बिल्कुल। और जब तक कौमी असम्बली में मेजॉरिटी इसके पास हो, उस वक्त तक ये हुकूमत जो है वो जारी रहेगी और जारी रहनी चाहिए दस्तूर के मुताबिक, इसमें कोई 2 राय नहीं है। जहाँ तक इस हुकूमत के वादों का ताल्लुक है, ये हुकूमत असीर हो गई है खुद अपने दावों की। और इमरान खान साहब ने जो दावे किए थे और जो ख्वाब दिखाए थे, वो उनमें से बहुत कम ऐसे हैं जो पूरे हुए हैं। ये बात तो दुरुस्त है कि हुकूमत ने एक ट्रांसपेरेंसी कायम करने की कोशिश की है, एक शफाफियत जो है उसको लाने की कोशिश की है, और
मुख्तलिफ जो आप देखिए शुगर का मामला हो या एक जहाज का जो हादसा हुआ उसका मामला हो, उनकी रिपोर्टें तैयार हुई और वो रिपोर्टें लोगों से छुपाई नहीं गई, लोगों के सामने लाई गई। बिल्कुल। तो इस लिहाज से तो एक एफर्ट नजर आती है, लेकिन जो गवर्नेंस के मसाइल हैं और जो वादे उन्होंने किए थे उनके हवाले से अगर आप देखें तो उनमें बहुत कम है जो आप कह सकें कि वो पूरे हुए हैं और लोगों का इत्मीनान हो गया है। खुद उनके अपने वोटर जो हैं वो सख्त गैर मुतमईन है, क्योंकि महंगाई में इजाफा हुआ है, बिल्कुल, बेरोजगारी में इजाफा हुआ है, शरह नमू कम हो गई है बल्कि मनफी हो गई है, और टैक्स कलेक्शन हमारी जो थी वो मनफी हो गई है। तो चीजें ठीक होने की बजाय वो अपने उस सतह पे भी बरकरार नहीं रह सकी। एक और इम्पोर्टेंट चीज शामी साहब आप भी जानते हैं कि किसी भी हुकूमत की कामयाबी का जो इन्हिसार होता है वो ब्यूरोक्रेसी के ताउन के साथ उस पर डिपेंडेंट होता है। ज़ाहिर है ब्यूरोक्रेसी का बड़ा एक अहम रोल होता है, आपने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स पे काम करवाना है, आपके बड़े मंसूबे हैं, ब्यूरोक्रेसी नहीं, ज़ाहिर है फाइलों पे सिग्नेचर करने हैं, इम्प्लीमेंटेशन करवाना है, काम करवाने हैं। पिछले 2 सालों में इस हुकूमत को ब्यूरोक्रेसी से शिकायतें रही हैं, ब्यूरोक्रेसी ताउन नहीं कर रही है, किसी भी बात पर हुकूमत के साथ चलती नहीं है। आपको क्या लगता है, नून लीग के साथ भी हमने ब्यूरोक्रेसी के मामला देखे, कभी इस तरह के मामला नेगेटिव सामने नहीं आए थे। आपको क्या लगता है क्यों ये हुकूमत ब्यूरोक्रेसी के साथ चलने में या ब्यूरोक्रेसी इनके साथ चलने में कंफर्टेबल नहीं है? देखिए, इमरान खान साहब ने बार बार ये बात कही थी और वो खैबर पख्तूनख्वा की मिसालें दिया करते थे कि जो ब्यूरोक्रेट्स जब वो अपने मनसब पर उनको तैनात किया जाए तो उनको एक प्रोटेक्शन हासिल होनी चाहिए, उनका एक टेन्योर होना चाहिए, चीफ सेक्रेटरी का, इंस्पेक्टर जनरल पुलिस का और उनके नीचे अफसरों का। उन्हें एक मुकर्रर मुद्दत से पहले नहीं हटाया जाना चाहिए ताकि वो एतमाद से काम कर सके। लेकिन बदकिस्मती से ऐसा नहीं हो सका। आप देखिए पंजाब में देखिए बार बार चीफ सेक्रेटरी तब्दील हुए हैं, चीफ और इंस्पेक्टर जनरल पुलिस तब्दील हुए हैं, रिफॉर्म्स की अब कोई बात नहीं हो रही। जो सरकारी अफसर हैं उनको तहफ़्फ़ुज़ का एहसास नहीं है। एक तरफ नैब उनके दर पे है, उससे तहफ़्फ़ुज़ हासिल नहीं हो पा रहा, और दूसरी तरफ हुकूमत जो है वो उनको कॉन्फिडेंस नहीं दे पा रही। वो बार बार बेयकीनी की कैफियत है। तो मेरा ख्याल ये भी एक बड़ा सेटबैक है जो हुकूमत। लेकिन शामी साहब, ये हुकूमत उज़र पेश करती है, भाई नैब जो कार्रवाइयाँ करता है, हमारी हुकूमत में तो किसी पे कोई मुकदमा नहीं ना बना। नैब अगर किसी को पकड़ती है तो वो 4-4, 5-5, 10-10 साल पुराने मुकदमे हैं। तो ये हुकूमत की जस्टिफिकेशन आपको कितनी स्ट्रांग लगती है कि भाई हमने तो किसी पे कोई मुकदमा नहीं बनाया, चाहे नून लीग हो, चाहे पीपल्स पार्टी हो या कोई सरकारी अफसर हो? देखिए, नून लीग और पीपल्स पार्टी का मामला अलग है। सरकारी अफसरों को भी गिरफ्तार किया गया है और कई यानी माह से वो लोग जेलों में हैं, ना उनके ऊपर रेफरेंस तैयार हो रहा है, ना कोई वाजे उनके खिलाफ मुकदमा शुरू हो रहा है, ना उनका कोई रेफरेंस पेश हुआ है। तो इससे एक सनतकारों में भी, सरमायाकारों में भी और सरकारी अफसरों में भी एक खौफ की लहर दौड़ी है। हुकूमत ने एक तरमीमी ऑर्डिनेंस जारी किया था मगर वो उसको दवाम नहीं मिल सका और वो ख़त्म हो चुका है। सही। शामी साहब, एक और बड़ी तनकीद होती है वो इस लिहाज से इस हुकूमत पर कि इसे मुशीरों की हुकूमत कहा जाता है। इनके अपने पार्टी के लोग कहते हैं, फवाद चौधरी साहब बड़ी बार कह चुके हैं जी, नॉन इलेक्टेड लोगों को प्रायोरिटी दी जाती है इलेक्टेड लोगों पर। इलेक्टेड लोग ज़ाहिर है इलेक्शन जीत के आते हैं, अवामी उनको सपोर्ट होती है, उनके फैसलों की बजाय मुशीरों के जो फैसले उनको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। ये तासुर किस हद तक आपको दुरुस्त लगता है? जो इलेक्टेड लोग हैं उनकी शिकायतें, तहफ़्फ़ुज़ात इस हवाले से कितने जायज़ हैं? देखिए, ये तासुर तो नहीं है, ये एक हकीकत है। पार्लिमानी निज़ाम में, हुकूमत में पहली बार ऐसा हुआ है कि मुशीरों की एक और खुसूसी मुआवनीन की एक बहुत भारी तादाद जो है उसकी खिदमत हासिल की गई है। अब जाहिर है कि वज़ीर आज़म जो हैं उन्होंने ये मुनासिब समझा है, लेकिन इससे जो मुंतखब नुमाइंदे हैं उनमें बदली पैदा हुई है। शामी साहब, एक और बड़ी अहम चीज़ वो ये
कि बुज़दार साहब की चॉइस बतौर वज़ीर आला, इस पर आज भी तनकीद होती है। आपको पता है कि पिछले दिनों बड़ी एक हवा चली कि शायद वज़ीर आज़म साहब ने अपना जो है ना वो माइंड बना लिया है, फ़ैसला कर लिया है कि बुज़दार साहब की जो तब्दीलियाँ नागुज़ीर हो चुकी है, इसलिए तब्दीली होकर रहेगी। लेकिन फिर हमने देखा पिछले हफ्ते वज़ीर आज़म साहब लाहौर आते हैं, उनको थपकी देते हैं, फिर उनका हौसला बढ़ाते हैं और वापस चले जाते हैं। लेकिन अभी भी ये तासुर दिया जा रहा है कि तब्दीली होगी और ये तब्दीली होकर रहेगी बुज़दार साहब की। क्या ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि हुकूमत को इस बात का इदराक हो गया कि बुज़दार साहब बतौर वज़ीर आला बिल्कुल कामयाब नहीं है? देखिए, बुज़दार साहब जो हैं वो हैं इमरान खान साहब की चॉइस, और बल्कि अब तो उनकी जिद बन चुके हैं। तो अभी तक तो कोई ऐसी सूरत नज़र नहीं आ रही, और वो चंद रोज़ पहले भी लाहौर आए थे, बाकायदा उन्होंने ऐलान किया कि उन्हें उस्मान बुज़दार पर पूरा एतमाद है और वही वज़ीर आला रहेंगे। तो अब मेरे और आपके कहने से तो ये तब्दीली आएगी नहीं। बिल्कुल, ये तब्दीली तो इमरान खान साहब के फैसला करने से आएगी। और इस वक्त तक जो उस्मान बुज़दार हैं उनका किला जो है वो मजबूत नजर आता है। मुझे तो उसको कोई उसमें कमजोरी के आसार नहीं है या कोई हिलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। सही, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार मेहमान शामी साहब मेरे साथ हैं। नाज़रीन, मुझे प्रोग्राम में एक ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन और अपोजिशन की नैब के खिलाफ उठती आवाज़ों के बाद अब नैब के कवानीन में तब्दीली का एक माहौल बनता हुआ नज़र तो आ रहा है। ख्वाजा बरादरान के केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले में दी जाने वाली ऑब्जर्वेशंस के बाद अपोजिशन जमातों की जानिब से नैब को ख़त्म करने का मुतालिबा ज़ोर पकड़ता जा रहा है। और बिलावल भुट्टो ने इस हवाले से हुकूमत को नया कानून बनाने की भी पेशकश की, और हुकूमत ने अब नैब कवानीन में तरमीम का एक मुसवदा भी तैयार किया है। नैब कवानीन में तरमीम और दीगर कानून साजी के लिए 24 रुकनी पार्लिमानी कमेटी भी बनाई गई है, जिसके चेयरमैन वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब हैं, जबकि नून लीग और पीपल्स पार्टी के रहनुमा भी इस पार्लिमानी कमेटी में शामिल हैं। हुकूमत की जानिब से नैब कवानीन में मुजवज़ा तरमीम का मुसवदा अपोजिशन को दिया जा चुका है, जिस पर अपोजिशन के रहनुमा तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर रहे हैं। हुकूमत की जानिब से सामने आने वाले नैब के मुजवज़ा मुसवदे के मुताबिक नैब किसी ऐसे शख्स के खिलाफ कार्रवाई करने का मजाज नहीं होगा जिसका किसी अवामी ओहदेदार मतलब कि पब्लिक ऑफिस होल्डर से बराह रास्त या बिल वास्ता ताल्लुक ना हो, और अगर अवामी ओहदेदार के खिलाफ हुकूमती मंसूबे या किसी स्कीम से माली फ़ायदा उठाने का सबूत नहीं मिला तो क़वाइद ज़वाबित की बेकायदगी होने पर नैब का जो कानून है ये लागू नहीं होगा। अवामी ओहदेदार के ज़ेर कफ़ालत या बेनामीदार ने फ़ायदा उठाया तो नैब कानून लगेगा। हुकूमती मुसवदे के मुताबिक अवामी ओहदेदार के असासे इसके ज़राए आमदन से मेल नहीं खाते तो असल कीमत का तयन डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू FBR करेगा, और इसमें से जिसकी कीमत ज़्यादा होगी उसे दुरुस्त माना जाएगा। इसी तरह अवामी ओहदेदार और उसके ज़ेर कफ़ालत के नाजायज़ फ़ायदा उठाने से मुतालिक ठोस सबूत देना होंगे, जबकि अवामी ओहदेदार के अच्छी नीयत से किए गए किसी भी फैसले पर नैब कानून का इत्तलाक नहीं हो सकेगा। जबकि इस मुसवदे में अहम तजवीज़ ये भी दी गई है कि चेयरमैन नैब, डिप्टी चेयरमैन नैब और प्रोसिक्यूटर जनरल नैब की मुद्दत मुलाजमत में तोसी की जाए, लेकिन ये तोसी कितने अरसे के लिए दी जा सकती है इस हवाले से मुसवदे में कुछ वाज़ेह नहीं है। जबकि मौजूदा कानून के मुताबिक चेयरमैन की मुद्दत मुलाजमत 4 साल की होती है और इसमें तोसी नहीं दी जा सकती। सवाल यह है कि क्या इस बार वाकई नैब कवानीन में तब्दीली हो पाएगी या नहीं। दूसरी तरफ अदालत उज़्मा में 120 नई एहतसाब अदालतों के क़याम और नैब की कारकर्दगी से मुतालिक उठाए गए सवालात के बाद चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल ने जवाब जमा करवाया। चेयरमैन ने जवाब में कहा है कि मौजूदा एहतसाब अदालतें जो हैं ये मुकदमात का बोझ उठाने के लिए नाकाफ़ी हैं। मुकदमात के बोझ की वजह से ट्रायल में ताख़ीर हो रही है। हर एहतसाब अदालत औसतन 50 मुकदमात सुन रही है। हुकूमत को कई मरतबा कह चुके हैं कि नैब अदालतों की तादाद को बढ़ाया जाए। अदालतों में तैनाती के लिए 120 डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज नहीं तो रिटायर्ड जज भी तैनात हो सकते हैं। जवाब में यह भी कहा गया है कि मुल्ज़िमान की मुतफर्रिक दरखास्तें और आला अदलिया के हुक्म इम्तनाई भी केसेस के फैसलों में ताख़ीर की बहुत बड़ी वजह है। इन सब पे मैं बात करूंगी। मुझे ज्वाइन किया है माहिर कानून शाह खावर साहब ने। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया शाह खावर साहब आपका।
शाह खबर साहब, चंद रोज़ पहले सुप्रीम कोर्ट ने नैब की गैर जानिबदारी पर सवालात उठाए कि यह कानून सियासी इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल होता है, लोगों को बरसों महीनों जेलों में रखा जाता है, लेकिन जो बड़े बड़े माली इल्ज़ामात होते हैं साबित कुछ नहीं हो पाता। और अब हुकूमत और अपोजिशन तो इस बात पर मुत्तफिक है कि नैब के तरीक़ेकार और मौजूदा शक्ल में भाई नैब को नहीं चलाया जा सकता। शाह खबर साहब, ज़ाहिर है किसी की नीयत पर तो आप शक नहीं कर सकते, किसी भी इदारे की। अब चेयरमैन नैब भी एहतसाब और करप्शन को लेकर बड़े मोटिवेटेड नज़र आते हैं हमेशा, लेकिन क्या वजह है कि नैब का इतना मनफी तासुर आखिर क्यों बढ़ गया? सबसे पहले तो मैं ये आपसे पूछना चाहूंगी। देखिए, नैब का जो मनफी तासुर इसलिए पड़ा कि चूंकि जब कोई भी इदारा होता है उसका सरबराह जो होता है वो बड़ा उसका अहम रोल होता है। आपने देखा कि पिछले कुछ अर्सा पहले उनके जो है वो एक नाजेबा किस्म की रिकॉर्डिंग्स जो है वो चलाई गई और उसके ऊपर कोई तहकीक भी नहीं हुई, उस पर कोई कमीशन भी नहीं बना और उसके बावजूद भी चेयरमैन जो है वो अपना ओहदा जारी रखे हुए हैं। और उसके अलावा भी आज तक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और हाई कोर्ट्स ने अपने मुख्तलिफ फैसलों में नैब की कारकर्दगी और उनकी इस्तेदाद कार और उनकी जो कमज़ोर इन्वेस्टिगेशन और प्रोसिक्यूशन है उसके बारे में बहुत जजमेंट्स में निशानदेही की जाती रही, लेकिन उस पर कभी भी उसका जो है मस्बत जो है मैं समझता हूँ कि रद्द अमल वहाँ से नहीं आया, उस पर बेहतरी नहीं की गई। अब इस जजमेंट को उठा के देख लें जो कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने दी, जिसमें कि बहुत ज़्यादा ये होल्ड किया गया कि नैब ने अपने ही बनाए हुए कवानीन पर अमल दरामद नहीं किया और उससे भी डेविएशन की और उसमें भी जो प्री रिक्विजिट्स थे वो पूरे नहीं किए। तो मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ी चार्जशीट है पूरे नैब के खिलाफ। अब इसमें जहाँ तक इस तरामीम का ताल्लुक है, तरामीम भी है तो बातचीत अपोजिशन और गवर्नमेंट की हो रही थी, लेकिन हम अगर ये देखें कि ये जो मुसवदा आया है हुकूमत की तरफ से, इसमें जो जजमेंट जो आई है चंद रोज पहले, उसमें जिन खराबियों की तरफ तवज्जो मबजूल कराई गई है उसके बारे में एक भी तरमीम जो है वो नहीं है। हालांकि देखें इसमें कुछ ये तरमीम कर देना कि जनाब चेयरमैन नैब, वाइस चेयरमैन और प्रोसिक्यूटर जनरल की जो मुद्दत ओहदा है उसमें मजीद तोसी की गुंजाइश हो सकेगी, मैं समझता हूँ कि इसको तो बहुत ज़्यादा इस पर तनकीद होगी और ये किसी सूरत भी मुनासिब नहीं है। उसकी वजह यह है कि ये जो टेन्योर रखा गया है NAO 1999 में, इसके पीछे एक लॉजिक है कि वो कोई भी, चाहे वो चेयरमैन हो, डिप्टी चेयरमैन हो या प्रोसिक्यूटर जनरल हो, वो तनदही से अपने उस मुद्दत मुलाजमत में काम करें और उसके बाद वो छोड़ दें। लेकिन अगर उनको आप ये नया इंसेंटिव देंगे तो फिर लाजमी जिन्होंने इंसेंटिव देना है वो फिर उनकी तरफ भी देखेंगे, उनके मुफादात या उनकी ख्वाहिशात के मतलब ये हुआ फिर जानिबदारी गैरदारी पर सवालात उठेंगे, ये जुड़ी हुई है ये चीज इससे। बिल्कुल 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 मैं ये कहता हूँ कि इसलिए ये तो मैं नहीं समझता कि हुकूमती जो मुसवदा आया है उसमें इस बात का क्या जवाब है। उसकी देखिए वजह ये है कि चेयरमैन नैब कोई और आएगा या प्रोसिक्यूटर जनरल आएगा और या डिप्टी चेयरमैन आएगा, वो दूसरे लोग आएंगे, वो उसको उसी तसलसल से आगे ले जाएंगे। अगर इस कॉन्सेप्ट को देखा जाए तो फिर तो कोई भी फेडरल सेक्रेटरी, कोई भी किसी अदालत का सरबराह, वो ये कहा जाए कि जी उसकी कंटिन्यूएशन के लिए उनकी जो है तसलसल के लिए ज़रूरी है क्योंकि उन्होंने बहुत सारे केसेस की कॉग्निजेंस ली हुई है। मैं समझता हूं कि ये एक बड़ा बिला जवाज किस्म का एक आर्गूमेंट है। तो मैं समझता हूं कि गवर्नमेंट को अज खुद इसको वापस लेना चाहिए इस शिक को। इस पे तो ऑपोजिशन खैर मान ही नहीं रही ना। इंपॉर्टेंट चीज जो मैं पूछना चाह रही हूँ आपसे, जो मुसवदा सामने आया है, मतलब कि इस मुसवदे के मुताबिक नैब किसी ऐसे शख्स के खिलाफ कार्रवाई करने का मजाज नहीं होगा जिसका किसी अवामी अहदेदार से बराह रास्त या बिलवास्ता ताल्लुक हो, और अगर अवामी अहदेदार के खिलाफ हुकूमती मनसूबे या स्कीम से माली फायदा उठाने के सबूत नहीं तो इस पर नैब कानून लागू नहीं होगा कायदो ज़वाबित पर। तो सवाल मेरा ये है कि अगर ये बन जाता है, मंजूर हो जाता है, तो क्या जो मौजूदा केसेस चल रहे हैं उन पर भी लागू होगा? फिर उनको भी ज़ाहिर है फिर इससे रिलीफ मिलेगा? जी बिल्कुल। जब कोई किसी भी कानून में तब्दीली होती है या तरमीम होती है तो उसकी जो है उसका इतलाक उन मुकदमात पे भी होता है जो मौजूदा चल रहे हैं, जितनी इन्वेस्टिगेशन चल रही हैं या जितने मुकदमात अभी ज़ेर तजवीज़ हैं। जहाँ तक तो उस चीज़ का ताल्लुक है कि एक प्राइवेट शख्स जो है जिसका ताल्लुक किसी ऑफिस पब्लिक ऑफिस होल्डर के साथ ना हो, उसके खिलाफ मुकदमा नहीं बन सकेगा। ये तो बिल्कुल एक बिल्कुल इसका तो जवाब बनता है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताऊँ कि
एक जो करप्शन और करप्ट प्रैक्टिसेस जो डेफिनेशन है सेक्शन 9 ऑफ द एनएओ 1999 में, उसमें चीटिंग पब्लिक एट लार्ज जो है, हाँ। उसका भी जुर्म जो है वो अपनी जगह पे मौजूद है, उसके ऊपर कोई तरमीम नहीं है। वो इसलिए ये शिक रखी गई थी कि बहुत सारे लोग जो कि इज्तिमाई तौर पर लोगों के साथ फ्रॉड करते थे, इंडिविजुअल नहीं, चीटिंग पब्लिक एट लार्ज, अवाम नास के साथ जो फ्रॉड होता है, वो आपकी हाउसिंग सोसाइटीज थी, आपकी फॉरेक्स कंपनीज थी, आपकी वो कंपनीज जो कि लोगों को इन्वेस्टमेंट का झांसा देकर, जैसे वो डबल शाह वाला केस था, हाँ। तो वो उसके दायरे में जो आती थी वो मेरे ख्याल में अभी भी मौजूद है। उसकी हद तक तो कोई किसी तरमीम की जो है वो मेरे ख्याल में तजवीज़ नहीं है। 120 एहतसाब अदालतों की जो बात की गई, जो चेयरमैन नाब ने भी तजवीज़ दी कि अगर 120 अदालतें आपने बनानी, अगर जजेस नहीं है तो रिटायर्ड जजेस की आप तैनाती कर लें, फिर ही काम हो सकता है। ये तजवीज़ काबिल गौर है। देखिए, वो तो नैब ने जो बयान, जो अपनी स्टेटमेंट दी है या जो मौक़िफ़ दिया है कि 120 अदालतें नहीं इतनी जल्दी कायम हो सकती, हाँ। और इनका इतने कलील अरसे में फैसला नहीं हो सकता, वो तो बिल्कुल प्रैक्टिकल बात है, क्योंकि मुकदमात बहुत ज़्यादा हैं, अदालतें कम हैं। और दूसरी चीज़ एक और भी है, मैं आपको बताऊं कि ये बोझ जो है नैब ने अपने सर पे खुद रजाकाराना तौर पर भी लिया हुआ है। हालांकि नैब की अपनी जो SOPs हैं उसमें ये दर्ज है कि 10 करोड़ या उससे ऊपर की अमाउंट की कोई जो होगी, इन्वॉल्व होगी किसी मुकदमे में या तफ्तीश में, सिर्फ उसका इख्तियार समाअत दिया जाएगा। लेकिन यहां पे हमने देखा है कि चंद लाखों के इल्जामात के ऊपर भी नैब कॉग्निजेंस ले लेती है, उसके मुतालिक फिर पूरी उनकी इन्वेस्टिगेशन टीम इन्वेस्टिगेट करती है, फिर वो प्रोसिक्यूट करते हैं। तो उन्होंने खुद भी गैर जरूरी तौर पर अपने आप को बोझ के तले दबाया हुआ है। नैब का काम यह है कि वो मेगा करप्शन केसेस जिसमें बहुत बड़ी अमाउंट इन्वॉल्व हो, कम केसेस की कॉग्निजेंस लें, लेकिन उसके मुतालिक फिर जिसमें शहादत भी हो, ठोस सबूत भी हो, ताकि मुल्जिम जो है वो सजा से भी ना बच सके। और जो असल मकसद है नैब ऑर्डिनेंस का वो ये है कि मुल्की खजाने में लूटी हुई रकम भी वापस आ सके। बहुत बहुत शुक्रिया मनून शाह खावर साहब हमारे साथ हैं। मुझे प्रोग्राम में नाज़रीन एक ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं छोटे से वक्फे के बाद। नाज़रीन, कोरोना वायरस ने मुल्क भर में पोलियो की मुहिम को भी बहुत ज़्यादा मुतासर किया है। 4 महीने के तातुल के बाद पोलियो की मुहिम एक बार फिर से शुरू की गई और मुख्तलिफ मराहिल में मुख्तलिफ अजला के अंदर पोलियो वर्कर्स कोरोना की सूरत हाल में तमाम एहतियाती तदाबीर और SOPs अपनाकर बच्चों को पोलियो के क़तरे पिला रहे हैं, जबकि मीडिया की जानिब से अवाम को पोलियो से मुतालिक मुसलसल आगाही भी दी जा रही है ताकि पाकिस्तान को पोलियो फ्री बनाने का जो एक अज़्म है ये पूरा हो सके। इस पर मज़ीद बात करने से पहले हम आपको पोलियो के बारे में चंद हक़ाइक़ आपसे शेयर करें। नाज़रीन, पोलियो जिसे पोलियोमेंट्स भी कहा जाता है, एक लाइलाज मर्ज़ है जिसकी वजह जो है एक ख़तरनाक वायरस है जो नहायत ही कम वक्त में इंसानी आसाबी निज़ाम को तबाह करने की जो है ना वो सलाहियत रखता है। ये जो वायरस है ये फॉलेज होने के खदशात को 100% तक बढ़ा देता है, लेकिन इस वायरस के हमला आवर होने और इसके असर से बचने के लिए वैक्सीन तैयार हो चुकी है, जिसे इस्तेमाल करने के बाद पोलियो का जो वायरस है बेअसर रहता है। पोलियो वैक्सीन के मुतालिक ये भी खदशात पाए जाते हैं कि ये महफूज नहीं है, ये प्रोपेगेंडा इसको कह लें, साजिश कह लें कि ये बातें हमारी सोसाइटी में फैलाई जाती हैं, लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स है। पोलियो वैक्सीन के किसी किस्म के नुकसानात नहीं हैं, क्योंकि पूरी दुनिया ने इसी वैक्सीन को इस्तेमाल करके ही पोलियो से जान छुड़ाई है और अब सिर्फ पाकिस्तान और अफगानिस्तान ही वो ममालिक रह गए हैं जहाँ पोलियो के केसेस मौजूद हैं। पोलियो वैक्सीन के ख़िलाफ़ इस्लामी अकायद को लेकर जो प्रोपेगेंडा किया जाता है वो भी बिल्कुल बेबुनियाद है, क्योंकि दुनिया के अहम इस्लामी ममालिक जिनमें सऊदी अरब है, ईरान, तुर्की वगैरह ने इसी वैक्सीन को इस्तेमाल किया और पोलियो को शिकस्त दी है। और सऊदी अरब में कोई भी शख्स जो है ये हज या उम्रे के लिए जाना चाहता है तो इसके लिए उसे पहले पोलियो के कतरे पिलाए बगैर एयरपोर्ट से नहीं जाने दिया जाता। साइंसी तहकीक के मुताबिक पोलियो वैक्सीन के कोई मनफी असरात नहीं हैं। दुनिया भर में साल 1988 से अब तक 200 से ज़ायद ममालिक 2 करोड़ रज़ाकारों के गैर मामूली ताउन और 20 अरब डॉलर की बैनुल अक़वामी माली इमदाद के ज़रिए तकरीबन 5.2 अरब बच्चों को पोलियो के ख़िलाफ़ हिफाजती हसार फराहम किया जा चुका है। इसका मतलब ये हुआ कि 1 करोड़ से ज़ायद ऐसे बच्चे जो कि मुमकिना तौर पर इस मर्ज़ के बायस माजूरी का शिकार हो सकते थे, वो आज पोलियो के ख़ात्मे के लिए जारी इस प्रोग्राम के बायस सेहतमंद ज़िंदगी गुजार रहे हैं।
पोलियो के खात्मे के लिए आलमी सतह पर इक़दाम के नतीजे में दुनिया के बाकी ममालिक पोलियो फ्री हो चुके हैं, मगर बदकिस्मती के साथ पाकिस्तान में पोलियो का मर्ज ख़त्म नहीं हो रहा है बल्कि बढ़ रहा है। पाकिस्तान में पोलियो केसेस की तादाद 2014 में 306 थी, 2015 में 54, 2016 में 20 और 2017 में सिर्फ 8 रह गई थी। 2018 में ये एक बार फिर बढ़कर 12 तक पहुंच गई। 2019 में पोलियो केसेस में हैरान कुन तौर पर इजाफा देखने में आया और यह तादाद 147 तक पहुंच गई, जबकि जारी साल में आज तक पोलियो से मुतासरा अफराद की जो तादाद है ये 60 है। ये बात तो हकीकत है नाज़रीन कि हुकूमत अकेले पोलियो को ख़त्म नहीं कर सकती। इस जंग में अवाम का, हम सब का फ़र्ज़ है कि हम हुकूमत का भरपूर साथ दें और हमें देना होगा और ये समझना होगा कि आंसुओं के लाखों कतरे भी माजूरी को ख़त्म नहीं कर सकते हैं, लेकिन पोलियो के सिर्फ 2 कतरे माजूरी से बचा ज़रूर सकते हैं। इस सब पर मैं बात करूँगी। मुझे ज्वाइन किया है जनरल सेक्रेटरी वफाकुल मदारिस मौलाना हनीफ जालंधरी साहब ने और ख़तीब डिस्ट्रिक्ट बन्नू से मौलाना अब्दुल गनी साहब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। मेरे दोनों मेहमानों को अस्सलाम वालेकुम और बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मौलाना हनीफ जालंधरी साहब, मैं आपसे यही पूछना चाहूँगी कि आखिर क्या वजह है कि आज तक ये हमारी सोसाइटी में प्रोपेगेंडा हो रहा है कि अगर बच्चों के पोलियो के कतरे पिलाए गए तो वो माजूरी का शिकार हो जाएंगे, ये कोई साजिश है कि ये जानबूझकर हमारे बच्चों को, हमारी नस्ल को माजूर करने के लिए किया जा रहा है। क्यों आज तक हम इस साजिश को, इस सोच को, इस प्रोपेगेंडे को ख़त्म करने में कामयाब नहीं हो सके? और ख़ास तौर पर आप जैसे जो उलमाए कराम हैं, मौलाना हजरात हैं, वो उसमें बड़ा अहम रोल प्ले कर सकते हैं। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे आपने अपनी इब्तदाई और तमहीदी गुफ्तगू में फरमाया कि पोलियो जो है ये ख़तरनाक मर्ज़ है और ये मुस्तकिल तौर पर माजूर बना देता है। अगर बच्चों को पोलियो के क़तरे न पिलाए जाएं तो न सिर्फ ये कि वो मफलूज हो जाते हैं बल्कि वो ख़ानदान के लिए भी एक बहुत बड़ा बोझ बन जाते हैं। और पोलियो से बचाव के लिए हमें ये 2 कतरे उनको पिलाने चाहिए। पाकिस्तान में जब उलमाए कराम इस मुहिम के अंदर सामने आए और उलमाए कराम ने इसके अंदर अमली किरदार अदा किया तो अल्हम्दुलिल्लाह 2017 में मैं चूँकि ख़ुद इस मुहिम से वाबस्ता रहा हूँ और वाबस्ता हूँ और इसका जो एक इस्लामिक एडवाइजरी ग्रुप है मैं उसका मेंबर भी हूँ और उसकी मीटिंग्स जो हैं वो मुख्तलिफ मकामात पर होती रही हैं और इमाम काबा और इसी तरह जामे अज़हर के वाइस चांसलर उसको चेयर करते हैं। उसमें ये बात आई और हमने फतावा जारी किए। असल में उलमाए कराम का जो किरदार है वो बाद में, उससे पहले डॉक्टर्स का है कि आया इसके अंदर कोई मुज़ीर सेहत नुकसानदेह चीज़ है या नहीं है। तो दुनिया के जो मुस्तनद डॉक्टर हैं उन्होंने और दीनदार डॉक्टरों ने, और मैंने खुद भी कई ऐसे डॉक्टर से जो बाकायदा दीनदार हैं, 5 वक्त के नमाजी हैं, मैंने उनसे पूछा कि क्या इस वैक्सीन में कोई ऐसी चीज़ है जो इंसानी सेहत के लिए मुज़िर हो, नुकसानदेह हो? तो उन्होंने इसकी सख्ती से तरदीद की और इनकार किया। उलमाए कराम ने जो इससे पहले कहीं ये राय दी थी कि ये ना पिलाए जाए मुझिर, वो डॉक्टरों की रिपोर्ट की बुनियाद पर थी, क्योंकि बाद मुल्कों के डॉक्टर्स की एक आध की ये राय आ गई कि इसमें मुज़िर सेहत है। लेकिन जब उलमा ने इसकी ताक़ीक़ की और डॉक्टरों से पूछा तो उन्होंने कहा नहीं है। तो फिर इमाम काबा से लेकर जामे अज़हर के वाइस चांसलर तक, दारुल देवबंद तक और पाकिस्तान के तमाम मुस्तनद दारुल इफ्ताओं ने और उलमा ने ये फतवे जारी किए कि इसमें तिब्बी एतबार से भी कोई नुकसानदेह चीज नहीं है और शरई एतबार से भी इसमें कोई हराम चीज की आमेज़श नहीं है। चुनांचे अल्हम्दुलिल्लाह ये फिगर जो था वो 2017 में 8 पर आ गया और हम माइनस के बिल्कुल 0 पर जाने के करीब थे कि फिर बाज वजूह की बिना पर इसके अंदर इजाफा होने लगा। मैं समझता हूं कि लोगों को किसी भी प्रोपेगेंडे का शिकार नहीं होना चाहिए, किसी अफवाह पर कान नहीं धरने चाहिए, उनको
अपने उलमा और डॉक्टर्स पर एतमाद है और मजीद होना चाहिए। इस मुहिम को कामयाब बनाना चाहिए, इसलिए कि बच्चे सेहतमंद होंगे तो मुआशरा सेहतमंद होगा, वो मुआशरे पर और ख़ानदान पर, वालिदैन पर बोझ नहीं होंगे। और मिंबरों में हराब से ये आवाज़ें उठनी चाहिए, उलमा को भी इसका साथ देना चाहिए। बाद जगहों पर यह सियासी मसला बना दिया गया तो वो उसको सियासत की नज़र नहीं होना चाहिए, ये इंसानी मसला है, ये सियासी मसला नहीं है। सही। मौलाना अब्दुल गनी साहब, इस मुहिम को और इस आगाही को ज्यादा आप लोगों के तवज्जुह से फैलाने की जरूरत है। जिस तरीके से केसेस बढ़ रहे हैं, सामने आ रहे हैं, या आप लोग ही इसमें बड़ा अहम रोल प्ले कर सकते हैं। मौलाना साहब, मौलाना अब्दुल गनी साहब। सर, केसेस इजाफा होने की वजह से जो खुसूसन हमारा इलाका है, इसके साथ जो साउथ और नॉर्थ वजीरिस्तान है, इन इलाकों में कई अवामिल शामिल हैं। खुसूसन यहाँ पर पहले जब ड्रोन हमले हो रहे थे तो लोगों ने ये ड्रोन हमले इनके साथ मरबूत किए और साथ लोगों ने डिमांड रिफ्यूजल बुनियाद बनाया, जिसकी बुनियाद पर उन्होंने मुतालिबात शुरू किए कि अगर हमारा बिजली बहाल नहीं हो रहा, या हमारे सड़कें नहीं बन रहे, या हमारी माशी रोजगार नहीं बन रहा, तो उस वक्त तक हम पोलियो वैक्सीन नहीं पिलाएंगे। इसमें एक दखल तो डिमांड रिफ्यूजल का है। दूसरा यह है कि मिसकंसेप्शन है दरमियान में कि लोगों में शऊर की कमी है, और शऊर की कमी की बुनियाद पर उन्होंने इस प्रोग्राम से इनकार किया। बाज़ लोग जो हैं वो मजहबी रिफ्यूजल है, मजहब की बुनियाद पर उन्होंने इस वैक्सीन से इनकार किया। मगर इब्तिदा में तकरीबन हमारे इलाके में 17,000 से ज्यादा रिफ्यूजल मौजूद थे, मगर दरमियान में जब उलमा आ गए और तकरीबन उलमा ने 2010 से यहाँ कैंपेन शुरू किए और उन्होंने इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया, तो यहाँ पर NRDF तंजीम मौजूद थी, उसके साथ उन्होंने ताउन किया। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मौलाना अब्दुल गनी साहब। मेरे मौलाना हनीफ जालंधरी साहब, जनरल सेक्रेटरी वफाकुल मदारिस, हमारे साथ थे। ब्रेक पर जाने से पहले एक बार फिर मैं आप लोगों से कहूँगी कि आइए सब मिलकर पोलियो को शिकस्त दीजिए, क्योंकि पोलियो के 2 कतरे आप सबके, हम सबके बच्चों को माजूरी से बचा सकते हैं। नाज़रीन, ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं एक वक्फे के बाद। नाज़रीन, इस्लामाबाद से अहम खबर यह है कि वफाकी काबीना की जानिब से पेशावर मेट्रो बस मंसूबे में 14 अरब रुपए का कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने वाले आतिफ रईस के खिलाफ फ्रॉड और कौमी ख़जाने को नुकसान पहुँचाने का मुकदमा वापस लेने की मुखालिफत की गई है। अब ये मामला कानून की रोशनी में अदालत में ही हल होगा। आतिफ रईस के बारे में आपको बताते चलें कि वफाकी वज़ीर बहरी उमूर अली जैदी के इंतहाई करीबी दोस्त हैं। अली जैदी उन्हें अपना भाई करार देते हैं और इसका इजहार वो अपनी ट्वीट्स में भी जो है ना वो कर चुके हैं। अली जैदी जब भी इस्लामाबाद आते हैं उन्हीं के घर में ठहरते हैं। ज़राए का ये दावा है कि आतिफ रईस का मुकदमा ख़त्म करवाने के लिए डॉक्टर इशरत हुसैन की सरबराही में 5 रुकनी कमेटी कायम की गई थी। कमेटी में वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन ख़ुसूसी नदीम बाबर को भी ख़ुसूसी तौर पर शामिल किया गया। वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस की हिदायत पर इक़्तिसादी राबता कमेटी ने 15 जुलाई को वफाकी वज़ीर बहरी उमूर अली जैदी के इंतहाई करीबी दोस्त आतिफ रईस और उनकी कंपनी LMKR के खिलाफ FIA की जानिब से दर्ज FIR को वापस लेने की मंजूरी दी गई। हैरानकुन बात यह है कि मुआहदे की खिलाफ वर्जी और कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाने वाली निजी कंपनी के खिलाफ फौजदारी कार्रवाई खत्म करवाने के लिए वफाकी काबीना का सहारा लिया गया, जिसकी ना तो माजी में कोई मिसाल मिलती है और ना ही रूल्स ऑफ बिजनेस में ऐसी कोई गुंजाइश मौजूद है। ज़राए का यह भी दावा है कि वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस की हिदायत पर FIA का मुकदमा खत्म करवाने के लिए समरी तैयार की गई। LMKR पर 2009 तक मुख्तलिफ मॉड्यूल्स की एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर फराहम करने की पाबंदी थी। LMKR की जानिब से 2009 में मुकम्मल होने वाला मंसूबा 2017 में भी मुकम्मल ना हुआ तो फिर FIR दर्ज करवा दी गई थी। काबीना अरकान की भरपूर मुखालिफत के बायस वफाकी काबीना ने आतिफ रईस और LMKR के खिलाफ दर्ज FIR को वापस लेने का जो फैसला है इसको रिजेक्ट कर दिया, मुस्तरद कर दिया। सवाल यह है कि क्या इक़्तिसादी राबता कमेटी को खिलाफ ज़ाब्ता इस्तेमाल करने वाले अरकान की निशानदेही होगी और उनके खिलाफ कोई कार्रवाई भी होगी या नहीं, या बहुत से दीगर मामलात की तरह इस पर भी जो है ना इसको इग्नोर कर दिया जाएगा, रफा दफा हो जाएगा ये मामला। मैं बात करूंगी इस्लामाबाद के ब्यूरो चीफ सुहेल इकबाल भट्टी से। बहुत शुक्रिया सुहेल आपका। सुहेल, सबसे पहले तो मुझे ये बताइएगा
कि वज़ीर आज़म साहब इन सारे मामलात से लाइल्म थे कि आतिफ रईस अली जैदी के दोस्त हैं, फिर उनके खिलाफ FIR दर्ज कटी हुई है, माजी में फ्रॉड का उनके खिलाफ जो है ना वो मुकदमा है, उसके बावजूद उन्हें BRT का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया जाता है। सबसे पहले तो जानना ये ज़रूरी है कि वज़ीर आज़म जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की हमेशा बातें करते थे, क्या वो इस सारे मामले से लाइल्म थे, उन्हें लाइल्म रखा गया? अगर तो उनके इल्म में था तो फिर तो ये बहुत ही बड़ी इसको गलती कह सकते हैं। शाजी देखिए, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब जब वो अपोजिशन में थे गुज़श्ता बिलखुसूस 2013 से 2017 तक, वो इस बात को सबसे ज़्यादा प्रचार करते थे कि मफादात का टकराव क्या है, कबीना के अंदर मौजूद लोगों का मफादात का टकराव कैसे होता है, कैसे एक आइडियल कबीना होती है, वो यही बात किया करते थे। लेकिन अब हम अमली तौर के ऊपर देखें तो मफादात के टकराव की सबसे बड़ी एग्जाम्पल सामने है। और आपका जो सवाल कि क्या ये प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब के इल्म में नहीं था, ऐसा होना मुमकिन नहीं है। हाँ। इसलिए कि जब प्राइम मिनिस्टर ऑफिस इस्तेमाल हो रहा हो, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से हिदायत जाती हों कि इस मामले को हल किया जाए, प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस की हिदायत के ऊपर समरी बनती हो, तो इसका मतलब है कि कबीना के किसी न किसी रुकन ने ही इस सारे मामले के लिए लॉबिंग की, इसको उन्होंने प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के जरिए ICC के अंदर टेकअप करवाया। और बिलखसूस वो काम जो ICC का मैंडेट नहीं है, इस मामले को हमने पहले ब्रेक किया था कि वफाकी वजीर बहरी अमूर अली जैदी के जो दोस्त हैं, जिसको अपना भाई कहते हैं, आतिफ रईस साहब जो कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है LMKR कंपनी के, उनके खिलाफ FIA में दर्ज FIR वापस लेने की मंजूरी दी गई है। लेकिन अब हम एक और ब्रेकिंग न्यूज़ अपने नाज़रीन को देने जा रहे हैं कि 15 जुलाई 2020 का फैसला जो कि ICC ने किया था, उसको वफाकी कबीना के अरकान की भरपूर मुखालफत के नतीजे में कबीना ने उसकी तौसीक करने से इनकार कर दिया है। रूल्स ऑफ बिजनेस 1973 के रूल 17(1)(c) के तहत अगर वफाकी कबीना उस फैसले की तौसीक नहीं करती तो उसकी कोई कानूनी उसकी हैसियत नहीं होती, तो वो रिजेक्ट हो गया। अब मामला ये है कि डॉक्टर इशरत हुसैन साहब की सरबराही में कमेटी बनी, वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी बराए पेट्रोलियम नदीम बाबर साहब भी उसके अंदर मौजूद थे, 2 और अरकान थे, और कौमी ख़जाने को नुकसान पहुँचाने का मामला, फ्रॉड का मामला, उसके अंदर वो CRPC के सेक्शन लगे हुए हैं। हाँ। FIA की FIR में, उसके बावजूद वो कहा कि कबीना ICC जिसका रूल्स ऑफ बिजनेस के मुताबिक ये रोल ही नहीं था, उन्होंने उसको मंजूरी दी। अच्छा, मंजूरी उज़र क्या पेश किया गया? ज़ाहिर जब समरी तैयार की, सुहेल भट्टी के मुकदमा वापस लिया जाए, ज़ाहिर कोई वजह बताई होगी ना, कोई डिटेल्स बताई गई होंगी कि ये वजूहात हैं जिसकी वजह से हम ये फैसला करने जा रहे हैं या मंजूरी देने जा रहे हैं, या इस वजह से ये समरी तैयार की जा रही है तो इस मुकदमे को वापस लिया जाए। वो वजूहात क्या थी? शादी जो मुझे डॉक्यूमेंट्स पढ़ने का मौका मिला, उसके अंदर कोई सॉलिड जस्टिफिकेशन नहीं है। सिर्फ ये मामला है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की डायरेक्शन थी, कमेटी बनी, कमेटी ने रिपोर्ट मांगी, और उसके बाद जो LMKR कंपनी है उसके साथ हम तस्फिया करना चाहते हैं। अगर तस्फिया करना है तो FIA और NAB के सैकड़ों हज़ारों केसेस हैं जो जिनके खिलाफ, जिन्होंने कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाया, अवामी दौलत को नुकसान पहुंचाया, तस्फिया करना चाहते हैं। तो फिर क्या वफाकी कबीना और ICC जी, तो क्या ICC सबको तस्फिया करेगी? कतई नहीं। ये कोई सॉलिड जस्टिफिकेशन नहीं थी। ज़रा ये कहते हैं कि वज़ारत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का एक मातहत NITB इदारा है, उसके जो सरबराह हैं उनका भी ज़राए का ये दावा है कि उनका अली जैदी साहब के वो भी करीबी दोस्त है, और उसी NITB का ही ये प्रोजेक्ट था, और उसके CEO के ज़रिए से इस तस्फिया के लिए सारी राह हमवार हुई कि ये कंपनी जिसने 2009 में जो सिस्टम देना था, सॉफ्टवेयर का जो एप्लीकेशन मॉड्यूल्स देने थे, 2009 में नहीं दे सकी। अब वो 14-15 साल बाद जो 2006 में अलॉट हुआ था, 2020 में वही चीज़ें दोबारा देगी, उस वक्त देगी जब वज़ारत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का इदारा NITB FIA को दरख्वास्त देगा कि हम ये मुकदमा वापस ले रहे हैं। फिर 2 हफ्तों के बाद LMKR आतिफ रईस साहब वो CDA को वो तमाम सॉफ्टवेयर और अपनी कमिटमेंट पूरी करेंगे। पाकिस्तान के तारीख में, दुनिया के तारीख में ऐसा कभी नहीं होता। एक और इम्पोर्टेंट चीज़, कौमी खजाने को आपने नुकसान पहुंचाया हो, आप पर मुकदमा दर्ज हो, और वज़ीर आज़म के साथ आतिफ रईस साहब ये दौरों पर भी जाते रहे हों, ये किस हैसियत में जाते थे? हमने बहुत ढूंढने की कोशिश की कि पता चलाया जाए कि उनकी क्या हैसियत थी। कोई उनकी ऑफिशियल हैसियत नहीं थी। हाँ, एक ही उनकी बड़ी इंपॉर्टेंट हैसियत थी कि वो वफाकी वजीर बहरी अमूर अली जैदी साहब के करीबी दोस्त हैं। हाँ। अली जैदी साहब जिन्हें अपना भाई कहते हैं, अली जैदी साहब जिनके घर में इस्लामाबाद में क़याम करते हैं, यही सबसे बड़ी उनकी एक रिकग्निशन थी, जिसकी वजह से वो चीन में भी वज़ीर-ए-आज़म के दौरे के दौरान थे, और भी बहुत से अहम तरीन विजिट्स में और मीटिंग्स में वो मौजूद होते थे। तो ये एक बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट था। कबीना अरकान के चंद वो अरकान जिन्होंने इस मामले की भरपूर मुखालफत की,
उसके नतीजे में अल्टीमेटली अब FIR वापस नहीं होगी और अब इस केस का किस्मत का फैसला FIA के जरिए से ट्रायल कोर्ट में ही होगा। वजारत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से कहा गया है कि आप खुद इस मामले को हल कीजिए। वफाकी काबीना खिलाफ ज़ाब्ता इस इक़दाम को नहीं करेगी। इसके साथ नोटिस भी लिया गया है कि किसने खिलाफ ज़ाब्ता इस समरी को यहाँ पर ECC में टेबल करवाया। नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं होगा, लेकिन जरूरत यह है कि जिन लोगों ने समरी निशानदही होनी बहुत जरूरी है। काश वज़ीर इमरान खान साहब इसके खिलाफ कार्रवाई जरूर करें। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया। सोहेल इकबाल भट्टी मेरे साथ थे, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। प्रोग्राम के लिए आप हमें फीडबैक जरूर दीजिएगा। मेरी आपसे मुलाकात होगी कल। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।